जंगल में बड़ी जोर की ठंड पड़ रही थी। लगातार बर्फ पड़ने की वजह से एक दिन अचानक टुनटुनी का घोंसला टूटकर नदी में गिर गया। उसके अंडे पानी में बहने लगे। अपने अंडों को बहता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। बंटी जी, अरे ओ बंटी जी, जल्दी से मेरे अंडों को बचाइए, कहीं मेरे अंडे मुझसे दूर न हो जाए। नदी का बहाव बहुत तेज है, बहते हुए मेरे अंडे कहीं दूर न चले जाए। जल्दी बचाइए बंटी जी। टुनटुनी, तुम मत रो, मैं अपने अंडों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देगी, उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बंटी कबूतर नदी में अंडे पकड़ने की कोशिश करता है। किसी तरह उसने एक अंडे को बचा लिया, लेकिन दूसरा अंडा पानी में अभी भी बहे जा रहा था। उसे पकड़ने के लिए बंटी कबूतर बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि अंडा और बंटी कबूतर दोनों टुनटुनी की आंखों से बहते हुए ओझल हो गए। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे अंडे की भी रक्षा करना। हे भगवान, उन्हें कुछ मत होने देना। जंगल की ठंड टुनटुनी पर कहर बनकर टूटी थी। वो अपने एक अंडे को लेकर कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, जल्दी दरवाजा खोलो, मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मेरी मदद करो कालू भैया, मदद करो। कालू को और सुंदरी कौवी भी ठंड की वजह से वो दोनों अपने घर में दुबके हुए थे। सुंदरी, देखो तो इतनी ठंड में कौन पक्षी आया है हमारे घर। अगर कोई रहने की जगह मांगे तो उसे मना कर देना। ये सुनकर सुंदरी कौवी दरवाजा खोलती है। क्या हुआ चिड़िया, इतनी ठंड में अंडा लेकर कहाँ घूम रही हो? अंडे को ठंड लग जाएगी, जल्दी अपने घर जाओ। सुंदरी बहन, मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा घर इस ठंड में टूट गया। मेरे पति अंडे को बचाते हुए अंडे के साथ वो भी पानी में बह गए। कृपया करके मुझे अपने घर में शरण दे दो सुंदरी बहन। मेरे अंडे से बच्चा होने वाला है। अगर मेरे बच्चे को ठंड लग गई तो ये भी मर जाएगा। मैंने अपने पति और एक अंडे को तो खो दिया, इस अंडे को मैं खो नहीं सकती। सुंदरी बहन, मुझ पर रहम करो। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैं तो तुम्हें अपने घर में रख लेती, पर कालू ने ऐसा करने से मना किया है। तुम कहीं और जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। रोती बिलखती टुनटुनी अपने अंडे को लेकर दर दर भटक रही थी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार थक हार कर उसने एक मिट्टी के ढेर पर अपना अंडा रख दिया और खुद भी वही ठंड से बचने के लिए बैठ गई। अब मेरी कौन मदद करेगा? ऐसी ठंड में कैसे खुद को और अपने अंडे को बचाऊं? कुछ तो रास्ता दिखाओ भगवान। मैं अपना चिड़िया क्या करूं? इस मतलबी जंगल में किससे मदद मांगूं? कोई रास्ता तो दिखाओ। तभी उस मिट्टी के ढेर से आवाज आती है। ऐ नन्ही चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? ये आवाज मिट्टी से आ रही है। मैं एक जादुई मिट्टी हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी मदद तो जंगल के किसी पक्षी ने नहीं करी। मुझे इस ठंड के कहर से बचा लो। मैं और मेरा अंडा ठंड में कहीं जम न जाए। वो पेड़ देख रहे हो सबसे ऊंचा? आज तक वहाँ कोई पक्षी अपना घोंसला न बना सका। तुम वहाँ बस अपने अंडों को लेकर किसी तरह पहुँचो। टुनटुनी चिड़िया जैसे तैसे करके अपना अंडा लेकर उस ऊंचे पेड़ पर पहुंची। तभी वह एक चमत्कारी रोशनी से एक मिट्टी का घर बन जाता है। टुनटुनी उस घर में घुसती है और वहाँ हर तरह की चीज रखी हुई थी और वो घर गर्म भी था। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इस ठंड के कहर से बचा लिया, वरना मेरा और मेरे अंडे का क्या होता?
टुनटुनी चिड़िया उस मिट्टी के घर में रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी वहाँ से गुजर रही एक चील की नजर उस मिट्टी के घर पर पड़ती है। ओए ओए, ये क्या? मैंने तो आज तक इस पेड़ पर कभी कोई घर नहीं देखा। अचानक से ये घर कहाँ से टपक गया? चलो अच्छा है, मुझे तो मेरा शिकार मिल गया। वैसे भी काफी दिनों से मैंने किसी पक्षी को नहीं खाया। ये कहकर वो जालिम चील उस मिट्टी के घर के पास जाता है और जोर से आवाज लगाता है। ओए ओए, अरे इस घर में कौन छिपा बैठा है? जो भी है जल्दी से बाहर निकल, वरना। उस चील की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया खिड़की में से कहती है, ये जालिम चील, तू यहाँ से चला जा। ये मेरा मिट्टी का घर है। मैं इस घर में से बाहर नहीं निकलूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। उसकी ये बात सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है। ओए ओए, अच्छा चिड़िया तेरे बड़े पर निकल रहे हैं। रुक, तुझे बताता हूँ। तेरे इस घर को तोड़ दूंगा, तब तो तुझे बाहर आना पड़ेगा ना। ये कहकर चील उस मिट्टी के घर को तोड़ने लगता है। तभी उस जादुई मिट्टी के घर में से एक रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से चील को एक जोरदार झटका लगता है और वो सीधा जमीन पर जा गिरता है। ओए ओए, मर गया रे मेरी कमर। ओ भाई, मुझे माफ करो, गलती हो गई। अब मैं कभी दोबारा इस मिट्टी के घर के पास नहीं आऊंगा। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और उस जादुई मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में तालाब के पास एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया आकर निम्बोली खाया करती थी। एक बार उस पेड़ पर एक कौवा आया। उस कौवे ने देखा कि चिड़िया बड़ी मजे से निम्बोली खा रही है और ये देखते हुए कौवे ने मनी मन कहा, चिड़ियाओं का झुंड कितने मजे से इन फलों को खा रहा है। लगता है ये फल बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। मुझे भी इन फलों को चख कर देखना चाहिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। कालू को एक निम्बोली तोड़कर जैसे ही खाता है, तभी वो अपनी मुंह से सारी निम्बोली थूक देता है। हे ऊपर वाले, इतने कड़वे फल कोई कैसे खा सकता है? लगता है ये रंग बिरंगी चिड़ियाएं मजबूरन इन फलों को खाती हैं। उन्होंने कभी मीठे मीठे फलों का स्वाद ही नहीं लिया होगा। कितनी मूर्ख हैं ये चिड़ियाएं। लगता है अकेला मैं ही समझदार हूँ। इस जंगल में समझदार होने के चलते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये कड़वे फल किसी जानवर को न खाने दूं। और ये सोचकर कालू कौवे ने उसी पेड़ को अपना घर बना लिया। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी चिड़ियाओं का झुंड आ पहुँचा और कालू कौवे ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। तुम सब इस पेड़ के कड़वे फल कैसे खा लेते हो? तुम्हें पता है नदी के पार वाले पेड़ों पर अभी ताजे ताजे अमरूद लगे हैं। तुम्हें इन कड़वे फलों को छोड़कर उन मीठे फलों को खाना चाहिए। तभी चिड़ियाओं के झुंड में से टुनटुनी नाम की चिड़िया ने कहा, लेकिन कौवे भैया, हमारे पूर्वजों ने हमें यही खाने की सलाह दी थी। तुम्हारे पूर्वज बेवकूफ थे जो ऐसे कड़वे फल खाने की सलाह देते थे। लगता है कालू भैया सही बोल रहे हैं। हमें जंगल के दूसरे फलों को अपना आहार बनाना चाहिए। और कालू कौवे की बात मानकर सभी चिड़ियाएं वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपनी समझदारी पर ऐठ रहा था। तभी पेड़ ने आवाज लगाकर कालू कौवे से कहा, कौवा भाई, तुमने टुनटुनी को मेरे फल खाने से क्यों मना कर दिया? अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा और ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चुप करो नीम, एक तो इतने कड़वे कड़वे फल देते हो, ऊपर से इतनी अकड़ दिखाते हो। और इसी तरह समय गुजरता गया। अब कोई भी पक्षी नीम के पेड़ पर नहीं आता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ ही दिनों में जंगल के पेड़ों पर फल लगना बंद हो गए और कालू को इस बात से बहुत परेशान होने लगा। हे ऊपर वाले, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे जंगल में घूम कर आ गया, किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं। तभी नीम का पेड़ बोलता है,
हाँ, ये सब बारिश न होने के कारण हो रहा है। लगता है इस बार बादल हमसे किसी बात पर नाराज है। पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। कालू कौवा पेड़ के सबसे ऊपरी छोर पर जा बैठा और जोर जोर से बादलों को आवाज लगाने लगा। ओ बादल काका, कहाँ छुपे हो? इस बार बारिश बरसाने का इरादा नहीं है क्या? जल्दी आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बादल कालू कौवे की बात सुनकर उसके पास आ जाता है। कालू भाई, मैं तो पानी से लबालब भरा हुआ हूँ। बस एक जंगल के मोर का नाच देखना चाहता हूँ। हर बार जंगल के मोर मुझे नाच कर बुलाते हैं और मैं उनके नाच से खुश होकर वर्षा करता हूँ। इसका मतलब जंगल के मोर तुम्हें अपना नृत्य नहीं दिखाएंगे तो तुम वर्षा नहीं करोगे? नहीं, बिना नृत्य के आनंद लिए मैं वर्षा नहीं करने वाला। अब ये जंगल के मोरों को क्या हो गया? इन्होंने नृत्य करना क्यों बंद कर दिया? मुझे उनके पास जाकर उन्हें समझाना होगा। और कालू कौवा जाकर इस बारे में मोर से पूछता है, जिसके जवाब में मोर बोलता है, कौवा भैया, नृत्य करना तो हमें बहुत पसंद है, पर हमारे पैर केवल चिड़ियाओं के सुरीले गीतों पर ही थिरकते हैं। पर कई दिनों से चिड़ियाओं के झुंड ने गाना गाना बंद कर दिया है। तुम्हारी समस्या को अब चिड़िया ही हल कर सकती हैं। जिसके बाद कालू कौवा परेशान होकर रंग बिरंगी चिड़ियाओं के झुंड की तरफ जाता है। जब वो टुनटुनी से ना गाने की वजह पूछता है तो, अरे कौवे भैया, हमने आपकी बात मानकर कड़वी निमोली खाना छोड़ दिया था, जिसके बाद हमारी आवाज बेसुरी हो गई। हमें हमारे पूर्वजों की बात को ऐसे नहीं नकारना चाहिए था। मुझे माफ कर दो टुनटुनी बहन, ये सब मेरी नासमझी की वजह से हुआ है। मैं अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा था और इसीलिए मैंने पेड़ की बात को नहीं माना था। अब हमें जाकर पेड़ से माफी मांगनी चाहिए, वरना धीरे धीरे पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा। और सभी नीम के पेड़ के पास आकर उससे माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है।